हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में आप सभी का स्वागत है। बम्बई में मजदूरों के हकों के लिए हड़ताल। सितंबर 1938 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। अम्बेडकर व जमनादास मेहता ने बिल का विरोध किया। बिल के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि किसी विशेष परिस्थिति में हड़ताल करना गैर कानूनी ठहराया गया है। उस अर्थ में यह बिल गलत है, खून के धब्बों से भरा हुआ है। हड़ताल करना सिविल रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं। जो बिल मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार में रुकावट डालता है, जो उद्योगपतियों को मजदूरों के मानवीय हकों को पूरा करने के लिए विवश नहीं करता और पुलिस का उपयोग मजदूरों के खिलाफ करने में छूट मांग रहा है, वह रक्त पिपासु बिल है। बाबा साहब ने कहा कि हड़ताल करना दीवानी अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं। व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसे काम करने के लिए बाध्य करना गुलामी है। कामगारों को सजा देना यानी उन्हें गुलाम बनाना और यूनाइटेड स्टेट्स संविधान के अनुसार गुलामी का मतलब है इच्छा के खिलाफ दासता। यदि कांग्रेस नेताओं को यह लगता है कि स्वतंत्रता उनका पवित्र अधिकार है, तो मेरा कहना है कि मजदूरों का हड़ताल करने का अधिकार भी पवित्र अधिकार है। सदन में बिल व सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो सरकार यह दावा करती है कि वह मजदूरों के वोटों से चुनी गई है, उसे मजदूर हितों की कोई परवाह नहीं है। यह कैसा लोकतंत्र जो मेहनतकश मजदूरों को गुलामी में डाल रहा है। सदन में जमनादास मेहता व डॉक्टर अंबेडकर ने पुरजोर हमला किया, लेकिन कांग्रेस ने जैसे तैसे उस बिल को पास कर दिया। विधानसभा से बाहर भी मजदूर हड़ताल विरोधी इस बिल के खिलाफ खूब आवाज उठी। सभी औद्योगिक शहरों में इसका भारी विरोध हुआ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी व बॉम्बे प्रोविंस ट्रेड यूनियन ने मिलकर 7 नवंबर 1938 को एक दिन की हड़ताल की घोषणा की। डॉक्टर अंबेडकर, जमनादास मेहता पर लेकर मिराज कर डांगे निम्न कर आदि नेताओं ने एक कमेटी बनाई और तय किया कि हड़ताल के दिन सभी मिलों के गेट पर शांतिपूर्ण धरने दिए जाएं। लगभग 60 मजदूर संघों ने हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की। एक तरफ मजदूरों ने इस बिल को काला कानून बताकर इसे जलाने की तैयारी की, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने हड़ताल को नाकाम बनाने में पूरी बंबई में प्रचार किया। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर व जमनादास मेहता ने शाम को एक खुली मोटर गाड़ी से लाउडस्पीकर से शहर में प्रचार किया। 6 नवंबर 1938 को बंबई के कामगार मैदान में मजदूरों की सभा हुई, जिसमें लगभग 80,000 मजदूर अपने हकों के लिए शामिल हुए। सभा को डॉक्टर अंबेडकर, जमनादास मेहता, डांगे व अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों
और विधानसभा में पेश किए गए मजदूर विरोधी बिल का विरोध कर कड़ी निंदा की। इस अवसर पर एक जुलूस भी निकाला गया जो परेल लाल बाग डी लाइल रोड होता हुआ बरली के जम्बोरी मैदान में पूरा हुआ। 7 नवंबर को हड़ताल के दिन पुलिस व्यवस्था कड़ी कर दी। इस दौरान कुछ मजदूरों ने गृह मंत्री मुंशी की गाड़ी पर परेल के रास्ते पर पथराव कर दिया। गाड़ी में सरदार पटेल भी बैठे हुए थे। इसमें कई लोग घायल हुए। 35 को गिरफ्तार भी किया गया। बम्बई के मजदूर नेताओं के आह्वान पर प्रांत के कई औद्योगिक शहर अहमदाबाद, अमलनेर, जलगांव, पुणे, धुले आदि में हड़ताल रखी व मिलों के गेट पर शांतिपूर्ण धरना दिया। सभा के बाद काले कानून व गृह मंत्री का पुतला बनाकर जलाया गया। सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सिर्फ सभाओं में आकर काले कानून के खिलाफ नारे लगाने से आपका मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि अपने हितैषी प्रतिनिधि चुनकर राज सत्ता प्राप्त करनी होगी। तब हम हमारे हितों के लिए कानून बनाएंगे और उन्हें लागू कराएंगे। उस दिन शहर की लगभग सभी मिलें बंद रही। हड़ताल पूरी तरह सफल रही, लेकिन सरकार समर्थक अखबारों ने हड़ताल की सफलता के बारे में कुछ नहीं लिखा। कुछ ने तो विरोध तक किया। मजदूर किसान नेता के रूप में उभरे डॉक्टर अंबेडकर। मजदूरों की इस बड़ी हड़ताल व सभा की सफलता से यह बात सामने आई कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति श्रमिक संगठनों में नेतृत्व करने में सक्षम हैं। उनके नेतृत्व में मजदूरों के हितों का बड़ा काम किया जा रहा था। इसके बाद प्रथम श्रेणी के मजदूर नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति फैल गई। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने यह हड़ताल कम्युनिस्ट संगठनों व अपनी पार्टी के साथ की थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पार्टी की अलग पहचान बनाए रखी, क्योंकि वह कम्युनिस्टों के व्यवहारिक पक्ष के हमेशा से विरोधी थे। सभा को सफल बनाने में डॉक्टर अंबेडकर ने काफी मेहनत की थी। वहां जुलूस में फूलों से सजी खुली गाड़ी में डॉक्टर अंबेडकर व जमुना दास मेहता ही खड़े हुए सभी का अभिवादन कर रहे थे। मजदूरों ने भी बाबा साहब को एक प्रतिभाशाली नेता पाकर खुशी जताई। डॉक्टर अंबेडकर के विरोधियों को भी ईर्ष्या होने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर अब भूमिहीन मजदूरों किसानों के नेता के रूप में उभर रहे हैं। एक मजदूर नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बन गए और अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों की समस्याओं के क्षेत्र में उन्हें स्वीकार किया जाने लगा। उन्होंने हमेशा मजदूर आंदोलनों को कम्युनिस्टों के वर्चस्व अर्थात शोषण से बचाए रखा। हड़ताल के बाद सरदार पटेल ने कहा कि मजदूर नेताओं ने हिंसक ढंग का प्रयोग किया। उत्तर में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व शुरू से अंत तक झूठ का पुलिंदा है। 6 नवंबर को विशाल मजदूर सम्मेलन और 7 नवंबर 1938 को हड़ताल की विराट सफलता की चर्चा देश भर में होने लगे। यह जानकर संयुक्त उत्तर प्रदेश के किसान नेता स्वामी सहजानंद बम्बई में डॉक्टर अंबेडकर के निवास पर मिले। उन्होंने
किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस में शामिल होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करने की राय दी। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस तो खुद पूंजीवाद व ब्राह्मणवाद की पोशाक है, जो किसानों और मजदूरों के हितों की बलि देकर पूंजीपतियों व अन्य लुटेरों को स्वार्थों की पूर्ति के लिए विधानमंडलों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए वह ऐसे संगठन से नहीं जुड़ सकते जो इस देश की 80% जनसंख्या के हितों की अनदेखी कर रहा हो। दिसंबर 1938 में हैदराबाद रियासत के औरंगाबाद शहर में दलित परिषद का पहला सम्मेलन हुआ। वहां के अध्यक्ष ने बाबा साहब के समक्ष दलितों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन करते हुए बताया कि यहाँ के दलितों को किस प्रकार जबरदस्ती मुस्लिम धर्म की ओर खींचा जा रहा है। मुसलमानों की मदद से अछूतों को सार्वजनिक तालाबों पर पानी भरने नहीं देते हैं और मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। इस अवसर पर बाबा साहब ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया तथा धर्म परिवर्तन के महत्व के बारे में बताया। 25 अक्टूबर 1939 को बम्बई विधानसभा में कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें ब्रिटेन व जर्मनी के बीच छिड़े सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीयों की अनुमति बिना भारत को शामिल करने की निंदा की गई। इस प्रस्ताव के संशोधन में बाबा साहब ने कहा कि युद्ध में भारत का सहयोग लेने के लिए यह जरूरी है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू की जाए। भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए, जिसे अपना ऐसा संविधान बनाने का अधिकार हो जिसमें अछूतों व अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की बातें भी शामिल हो और इन उपेक्षित वर्गों के प्रतिनिधियों के पक्ष को भी सुना जाए। फिर संविधान को ब्रिटिश सरकार लागू करने के लिए भी बाध्य हो। लगभग 2 घंटे लंबे भाषण में उन्होंने कहा कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमने इस विषय को ठोस ढंग से रखा कि भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की ही होनी चाहिए, न कि ब्रिटेन की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब कभी अछूत व देश हित के बीच टकराव होगा तो मैं सदन में भारत के दलितों की दयनीय दशा के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा। देश के हर गांव में बाहर की ओर मिट्टी के बने झोपड़े नुमा घरों की अछूतों की बस्ती होती है, जिसे आप लोग महारवाड़ा, चमारवाड़ा या भंगीवाड़ा कहते हैं। बहुसंख्यक सवर्ण हिंदू अब भी समता, स्वतंत्रता व भाईचारे के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्या हिंदू बहुसंख्यक हमें सांस भी लेने देंगे, जिंदा भी रहने देंगे? 1930 में निकाली दांडी यात्रा के समय कांग्रेस जनों ने विधानसभाओं का बहिष्कार किया और नारे लगाए कि विधानसभाओं में जाना हराम है। काउंसिल में कौन जाएंगे? टेढ़े जाएंगे, चमार जाएंगे। यह है सवर्ण हिंदुओं की हमारे प्रति मानसिकता। अछूतों को राजनैतिक गुलाम बनाने की साजिश के बारे में उन्होंने कहा, पुरानी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण शिक्षा, वैश्य व्यापार, क्षत्रिय युद्ध तथा शूद्र सेवा के लिए बाध्य है।
लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब वैश्य राजनीति में व्यापार करता है, लेकिन शूद्रों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। देश भर में विधानसभाओं के मंत्रिमंडलों की बनावट से साबित हो रहा है, शूद्र सामाजिक के साथ अब राजनैतिक दृष्टि से भी शूद्र हो गया है। लेकिन मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मैं इस दशा को बदलने के लिए अपने रक्त की आखिरी बूंद भी बहा दूंगा। यदि सवर्ण हिंदुओं ने सामाजिक व आर्थिक गुलामी के साथ राजनैतिक गुलामी भी हम पर लाद दी, तो मैं इसे हरगिज सहन नहीं करूंगा। मैं फिर कहता हूं कि मैं इसे सहन नहीं करूंगा। हम ऐसे संविधान को आज्ञा नहीं दे सकते जो हिंदुओं के लिए तो आजादी प्रदान करता हो, लेकिन हमारे ऊपर साम्राज्य स्थापित करता हो। हम उस संविधान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें हमें आजादी व बराबरी के हक नहीं मिले हों। बाबा साहब ने आगे कहा। गोल में सभा में शामिल हुए यूरोपीय सदस्य इस बात से घबराए हुए थे कि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया हूँ, लेकिन मैं इस देश के मन में कोई संदेह नहीं रहने देना चाहता कि मेरी एक और भी निष्ठा व वफादारी है जिससे मैं बंधा हुआ हूँ और जिससे मैं संबंधित हूँ। जब कभी अछूतों और देश के हितों में टकराव होगा, मैं अछूतों के हितों को प्राथमिकता दूंगा, और जब मेरे व देश के बीच का प्रश्न होगा तो मैं देश के हितों को प्राथमिकता दूंगा। इसलिए सदन के अंदर व बाहर हर किसी को मेरी स्थिति अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। मैं किसी अत्याचारी जनसंख्या या पार्टी का समर्थन करने वाला नहीं हूँ जो देशभक्ति का ढिंढोरा पीटती है। इस प्रकार बंबई विधानसभा ने सेकेंड वर्ल्ड वार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध में भारतीयों को उनकी रजामंदी के बिना ही झोंक दिया। भारतीयों की राय की परवाह किए बगैर केंद्र ने प्रांतीय सरकारों के अधिकार कम कर दिए, साथ ही भारत विरोधी कानूनों को भी पास कर दिए। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस सरकार ने बंबई विधानसभा से बाहर निकल आने का फैसला किया। 31 अक्टूबर को विधानसभा के अधिवेशन का आखिरी दिन भी था। उसी दिन सरकार ने जाति भेद दूर करने संबंधी एक बिल पेश किया, जिसका नाम था हरिजन बिल। इस बिल का विरोध करते हुए आर आर भोले ने एक मराठी कहावत का हवाला देते हुए कहा कि राजा इतना दयालु हुआ कि उसने हमारे हाथों में कड़वा तुम्बा दे दिया। और वह भी फूटा हुआ। कांग्रेस के गांधीवादियों के कथित अछूत प्रेम के ढोंग के लिए यह जोरदार व्यंग्य था। कांग्रेस के फैसले के बाद 3 नवंबर 1939 को बंबई विधानसभा भंग कर दी गई और उसके साथ ही बाबा साहब की विधानसभा की मेंबरशिप भी खत्म हो गई। भारतीयों की भागीदारी की फेडरल स्कीम का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिक से अधिक सत्ता में भागीदारी देने के लिए संघीय योजना फेडरल स्कीम पेश की। लंदन में चर्चा के बाद वायसराय भारत लौटे तो
इस स्कीम को लागू करने की इच्छा जाहिर की। इस योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धाराएं आदेश रियासतों की लिखावटें आज शामिल थी। ब्रिटेन के राजनेता रियासती सरकारों को आजाद सरकार बनाए बिना रियासतों को फेडरेशन में शामिल किया जाए, यानी रियासतदार ने यदि रियासत में प्रजातंत्र लागू नहीं भी करे तो भी उन्हें संघ राज में शामिल कर दिया जाए। हिंदू महासभा इसको लागू करने के पक्ष में थी, जबकि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस फेडरल स्कीम के खिलाफ थे। मुसलमान पहले से ही इसका विरोध कर रहे थे। बाबा साहब इस स्कीम के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए इसके विरोधी थे। 29 जनवरी 1939 को गोखले राजनीति व अर्थशास्त्र संस्थान की ओर से आयोजित सभा में उन्होंने अपने 2 घंटे के भाषण में कहा कि यह स्कीम देश की आजादी के मार्ग में पूरी तरह बाधक सिद्ध होगी। कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तो स्वतंत्र होंगे, जबकि रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटेन की नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेलेंगे और राजा रजवाड़ों को अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार देंगे। इसके अलावा यह स्कीम नागरिक प्रणाली स्थापित नहीं करती और न ही राष्ट्रीयकरण के सिद्धांतों से मेल खाती है, जो कि आज के भारत की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि फेडरल स्कीम देश में एकता नहीं ला सकेगी, क्योंकि सभी रियासतों को इसमें शामिल होने की छूट नहीं है और न ही यह कोई जिम्मेदार सरकार बना पाएगी, क्योंकि फेडरल स्कीम उसे भी खत्म कर देगी। अपने भाषण में उन्होंने रानडे व गांधी जी के समय का तुलनात्मक लेखा जोखा भी पेश किया। रानडे युग की प्रशंसा करते हुए कहा कि रानडे युग ईमानदार और प्रजापालक युग था। रानडे युग में नेता भारत को आधुनिक बनाने के लिए संघर्ष करते थे। नेता लोग अपने पहनावे को सलीकेदार बनाने पर जोर देते थे। ढंग से कपड़े नहीं पहनने वालों को ठीक नहीं समझा जाता था। उस युग में लोग जीवन के तथ्यों की सही जानकारी जुटाने में लगे रहते थे, लेकिन गांधी जी के युग में लोग अधनंगे रहने में अपना सौभाग्य व शान समझते हैं। वे अपने आप को प्राचीन भारत का प्रतीक मानने लगे हैं। राज्य में चुने जाने वाले नेताओं के लिए योग्यता का कोई आधार नहीं रहा। लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। गांधी युग के लोगों में अपने जीवन व देश के भविष्य के बारे में विचारशील सोच व स्वतंत्रता से विचार करने की प्रवृत्ति नहीं है। उनकी बुद्धि का दम निकल गया। इसलिए बाबा साहब को अपने भाषण में यह तक कहना पड़ा कि गांधी युग इज द डक के ऑफ इंडिया, यानी गांधी युग भारत का एक अंधकारपूर्ण युग है। फरवरी 1939 में बंबई विधानसभा में बाबा साहब ने बजट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां किसान, मजदूर व गरीब विरोधी है। इस दौरान उन्होंने आबकारी नीति के तहत शराब तथा रोक लगाने संबंधी मुद्दे पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की। प्रॉब्लम ऑफ रूपी महान रिसर्च ग्रंथ की रचना 14 अप्रैल
1923 को डॉक्टर अंबेडकर बंबई आ गए। कुछ दिनों में अपनी थीसिस में सुधार का काम पूरा कर फिर से लंदन यूनिवर्सिटी को भेज दिया। उन्हीं परीक्षकों ने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उनकी वर्षों की कठिन मेहनत का फल मिल गया और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस बीएससी से सम्मानित किया गया। उनकी यह रिसर्च थीसिस रुपये की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ रूपी लंदन के पब्लिशर पी.ए. किंग एंड सन्स लिमिटेड द्वारा 1923 में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को अपने माता पिता को उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए किए महान त्याग के प्रति हार्दिक आभार के रूप में समर्पित किया था, जिन्होंने अपने पुत्र को महान बनाने में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया। इस ग्रंथ की भूमिका उनके शिक्षक प्रोफेसर एडविन द्वारा लिखी गई। हालांकि प्रोफेसर एडविन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना से सहमत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बुद्धिमत्ता से लिखे गए ग्रंथ की बहुत तारीफ की। यही नहीं, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी सराहना की। इससे डॉक्टर अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि रुपये का पाउंड के साथ रिश्ता जोड़कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को काफी नुकसान पहुंचाया। अब तक डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एम.ए. पीएचडी, लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी, डीएससी और ग्रेज इन से बार 8 लॉ की डिग्रियां हासिल कर चुके थे। अब वे दलितों की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं पर दृढ़ता से अधिकारपूर्वक विचार कर सकते थे, नेतृत्व कर मार्गदर्शन कर सकते थे। अब उनके जीवन का मकसद अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन में कूदना था। उन्होंने जो उच्च शिक्षा ली उसका दायरा विशाल था। अब उनके पास सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, रिलीजन आदि अनेक विषयों के ज्ञान का अपार भंडार था। उनकी स्मरण शक्ति व बौद्धिक क्षमता अद्भुत थी। अब वह महाराष्ट्र के नाट्य भंडारकर, तिलक आदि की परंपरा के विद्वान थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व कहीं ऊंचा था। उस समय पूरे भारत में उनके बराबर शिक्षा ग्रहण किया कोई व्यक्ति नहीं था। अछूत समाज के इतिहास में तो यह सूरज के समान था। हिंदू समाज में छुआछूत निवारण आंदोलन की क्रांति ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी। डॉक्टर अंबेडकर फुले की परंपरा के ही क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अछूत बैरिस्टर की वकालत संघर्ष 100 गुना बढ़ा। अब बंबई में उन्होंने वकालत कर परिवार का भरण पोषण करने तथा समाज सुधार के लिए काम करने का तय किया। वे परिवार के पास रहकर उनका भी पूरा ध्यान रखना चाहते थे, जो अब तक नहीं कर पाए थे। वकालत के पेशे द्वारा वे अछूत वर्ग का भी भला करना चाहते थे, लेकिन उस समय पैसों का भारी संकट था। यहाँ तक कि वकालत की सनद लेने के लिए पास में पैसे नहीं थे। इस समय फिर उनके मित्र नवल मथेना
ने मित्रता का फर्ज पूरा किया। उनके लिए पैसे से मित्र भीमराव ने वकालत की सनद प्राप्त की। एक बैरिस्टर के रूप में जून 1923 में वकालत शुरू की। प्रैक्टिस तो शुरू कर दी, लेकिन हर ओर जातवादी मानसिकता के चलते सफल होना आसान नहीं था। जात से अछूत कानूनी दांव पेचों का अनुभव नहीं होना, आंदोलनों का खराब माहौल आदि कई मुश्किलें सामने खड़ी थी। लेकिन साहस के धनी डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बौद्धिक क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिर ये कोई नई समस्याएं नहीं थी। जातीय भेदभाव के कड़वे दंश तो वे आज तक झेलते आ ही रहे थे। समस्याओं के आगे झुक जाना उन्हें स्वीकार नहीं था। वह तो अपने अछूत समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे थे। लंदन से लौटने के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें सम्मान पत्र और कुछ धन की थैली भेंट करने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन बाबा साहब ने इसके लिए साफ मना कर दिया। अब वे शाम के समय बस्ती के लोगों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। वे अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ध्यान से सुनते थे। उन दिनों बाबा साहब के प्रति समाज में नई आस्था व उत्साह था। खूब हलचल थी, लेकिन अछूत जातियां संगठित न होने के कारण बिखर पड़ी थी। जून 1923 में बाबा साहब ने बॉम्बे बार के अपलीट शाखा में वकालत शुरू की। बॉम्बे हाई कोर्ट में जात की सड़ान भरी पड़ी थी। अछूत वकील के लिए तो वहां संघर्ष कई गुना ज्यादा था। वहां उनका मुकाबला यूरोपियन बैरिस्टरों से था। वहां यह धारणा थी कि वे अंग्रेज जजों के सामने ज्यादा प्रभावशाली होते थे। गोरी चमड़ी के बैरिस्टर वकीलों की जज ज्यादा मानते थे। इसलिए भारतीय वकीलों को भी इसका एहसास था। भीमराव के लिए तो हर ओर दरवाजे बंद थे। सवर्ण हिंदू सोशलिस्ट तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करने को बिल्कुल मना कर देते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अछूत बैरिस्टर के साथ काम करने से दूसरे सवर्ण हिंदू उनके पास आना बंद कर देंगे। इसी दशा में डॉक्टर अंबेडकर जिला कचहरियों में भी वकालत करते थे। शुरुआती संघर्ष के बाद उनकी वकालत की चर्चा होने लगी और सफलता मिलती गई। उन्होंने लोगों की उस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि यूरोपियन बैरिस्टर भारतीय बैरिस्टरों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। धीरे धीरे वह अपने वकालत के व्यवसाय में अपने आप के भरोसे जीने लगे। इससे वे पैसा भी कमाने लगे तो सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय होने लगे।